वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट के खास मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे से रेलवे और आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। सर, रेलवे को सबसे बड़ा कैपेक्स मिला है इस पर 2,41,000 करोड़ का। अगर हम देखें तो पिछले 9 सालों का 13-14 से 9 गुना ज़्यादा है, जैसा कि बताया गया। कहाँ ये पैसा खर्च होगा? क्या फोकस होगा रेलवे का? क्या हाई स्पीड ट्रेन में फोकस होगा, ट्रैक ज़्यादा बढ़ाने की जाएगी, या पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ाने की बात होगी? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐसा विजनरी बजट लाने के लिए। जब सारी दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसी परिस्थितियों में भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह निकला और आज के बजट के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन के निकलेगा। रेलवे को 2,41,000 करोड़ का जो एलोकेशन हुआ है उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। सबकी जन आकांक्षाएं हैं, कैसे हमारे स्टेशन सुधरे, कैसे हमारी ट्रेन सुधरे, कैसे हमारी सेफ्टी बढ़े, किस तरह से नए ट्रैक्स लगे, नई नई जगह कनेक्टिविटी आए और जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कैसे कम हो। बहुत बड़ी मात्रा में स्टेशंस के रीडेवलपमेंट को लिया गया है। पैसेंजर एमिनिटीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 स्टेशन, जिसमें बहुत बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, वैसे भी हैं मीडियम साइज़ के स्टेशन जैसे जोधपुर स्टेशन है, पुरी स्टेशन है, वैसे भी हैं, और छोटे स्टेशन जो बहुत छोटे छोटे स्टेशन हैं उन सबको भी लेके 1275 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। सेकंड, आपने देखा वंदे भारत ट्रेन ने किस तरह से जन जन को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वंदे भारत ट्रेन को अब तेज़ी से रैंप अप किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन अब तक चेन्नई में बनती है, अब उसे लातूर में भी बनाया जाएगा, उसे सोनीपत में भी बनाया जाएगा और रायबरेली में भी बनाया जाएगा, जिससे कि बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो और हर हफ्ते 2-3 ट्रेन सर्किट में नेटवर्क में लग सके। नया एक कॉन्सेप्ट है वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो को भी इस साल रोल आउट किया जाएगा। फैक्ट्री से डिज़ाइन उसकी करीब करीब कंप्लीट हो गई है, उसमें भी एलोकेशन को यूज़ किया जाएगा। वंदे मेट्रो का उपयोग किया जाएगा बहुत छोटी डिस्टेंसेस के लिए, 40 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, एक बड़े शहर के आसपास छोटे छोटे जितने भी सैटेलाइट्स हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा बजट में ग्रीन ग्रोथ पे बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन्स दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बन के हिंदुस्तान की बनी टेक्नोलॉजी से डेवलप होके निकलेगी। उसके बाद में जितने हमारे हाइड्रोजन जो हेरिटेज कॉरिडोर्स हैं, शिमला कालका है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, इस तरह की जो हमारे महाराष्ट्र में है, तो हर तरह के जो हमारे हेरिटेज कॉरिडोर्स हैं उन सब कॉरिडोर्स में हाइड्रोजन की ट्रेन लगाई जाएगी। कवच का पिछले वर्ष आपने देखा 3,000 किलोमीटर का बजट में रखा गया था प्रावधान। इस साल 5,000 किलोमीटर कवच लिया जाएगा। 3,000 की जगह 4,000 पे काम चालू हो गया था, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई है। कवच को और डेवलप किया जाएगा। पीएम साहब ने बहुत ही क्लियर विजन दिया है कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगनी चाहिए, तो कवच को अब 5G पे माइग्रेट करेंगे। अब तक UHF रेडियो पे होता था, अब इसको 5G पे माइग्रेट करेंगे। तो एक तरीके से रेलवे के हर डायमेंशन पे मैसिव काम होगा। आप देखिए आज से 10 साल पहले बिल्कुल वही हम कहना चाह रहे थे। प्रतिदिन मात्र 3.5-4 किलोमीटर नई पटरियां बनती थी। इस साल 12 किलोमीटर प्रतिदिन नए ट्रैक्स ले हो रहे हैं। बिल्कुल वही हम कहना चाह रहे थे कि जब आज से कुछ साल पहले तक जब रेलवे बजट आता था तो लोग किराए की बात करते थे, किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, किस रूट्स में ज़्यादा ट्रेनें लॉन्च हुई, इसकी बातें होती थी। लेकिन अब पहली बार बातें हो रही हैं कि अच्छी एमिनिटीज़ पैसेंजर्स को मिल रही हैं, सेफ्टी पे बात कर रहे हैं और फास्ट ट्रेन्स के चल रहे हैं। वंदे भारत की बात जैसे आपने कहा कि सिर्फ अभी चेन्नई में बनती है, क्या इसे आप जो नए जगह बनाने की बात करें तो इसको प्राइवेट सेक्टर से भी बनवाया जाएगा? और एक्सपोर्ट क्या हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए करेंगे, एक्सपोर्ट के भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं? वंदे भारत के सारा का सारा प्रोडक्शन भारतीय रेलवे के टेक्नीशियंस, भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ही करेंगे। बहुत क्लियर तरीके से ये डिसाइडेड है। कोई भी ट्रेन नई आती है मार्केट में, उसको 3-4 वर्ष तक टेस्ट किया जाता है, तभी जाके इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एक्सेप्टेंस बनती है। बहुत अच्छा अभी तक का रिस्पांस है।
अभी तक देखिए करीब करीब 45 लाख के आसपास पैसेंजर्स इसमें बैठ चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। और अगर टोटल किलोमीटर्स देखें तो पृथ्वी की 52 बार परिक्रमा कर लें, इतनी किलोमीटर ये 8 ट्रेनें चल चुकी है। बहुत ही सॉलिड, रोबस्ट, अच्छी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत ही उत्सुकता है कि कब ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो। तो हमें लगता है 2 से 3 वर्षों के अंदर अंदर ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ वंदे भारत को लेकर एक जो कंप्लेन आ रहा था कि फेंसिंग नहीं हो पा रही है, जो फास्ट ट्रेन चल रही है तो उसमें पशुओं का आने जाने से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्या बजट में फेंसिंग को लेकर भी या रेलवे का फेंसिंग को लेकर भी कोई प्रपोजल है? आपने देखा होगा बहुत अभी कुछ ही दिनों पहले फेंसिंग का पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छी एक ऐसी फेंसिंग की डिज़ाइन बनाई गई है जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की फेंस की डिज़ाइन होती है, डबल लाइन वाली, यानी करीब करीब 3 मीटर के आसपास, 2.5 मीटर के आसपास तक की हाइट तक, जिससे कि कोई भी बड़ा कैटल उसके अंदर नहीं जा सके। तो मुंबई से अहमदाबाद वाले सेक्शन में फेंसिंग स्टार्ट हो गई है और तेज़ी से अब उसको सब जगह रेप्लिकेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो है ग्रीन एनर्जी पे ट्रेन्स चले। तो इस साल बहुत मेगा सोलर, जैसे 2000 मेगावाट का, 1500 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स जो हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी इस बार लिए जाएंगे। बिल्कुल, वो भी हम पूछने वाले थे आपके कि इलेक्ट्रिफिकेशन की रेलवे की बात हुई है कि रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, ग्रीन एनर्जी किया जाए, हाइड्रोजन ट्रेन जैसा कि आपने बताया हो। ये भी बात चाहिए कि रेलवे के सोलर लूप पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। क्या इस पे कुछ बात हो रही है कि सोलर पैनल्स रेलवे ट्रेन के ऊपर लगाए जाए जिससे कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ सकें? बहुत तेज़ी से देखो ग्रीन ग्रोथ में कई फैक्टर्स हैं। एक तो एनर्जी कंजम्पशन कम करना, जैसे वंदे भारत है। वंदे भारत का डिज़ाइन इस तरह से है कि जब ये गाड़ी ब्रेक लगाती है तो एनर्जी जनरेट होती है और ऊपर जो तार है उस तार में वापस एनर्जी चलती है। आप सोचिए, ऐसा नहीं कि एक बार तार से ले ली एनर्जी और उसी को कंज्यूम करे। जब ब्रेक लगता है तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बिजली में, एक तरीके से वो जनरेटर बन जाती है। जनरेटर बन के ऊपर तार के अंदर बिजली वापस पहुंचाती है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आती है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बढ़ाया जाएगा। एक दूसरा आपका कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के लिए भी इस बजट में 1,30,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ये बोला गया है कि 5G के लिए 100 लैब्स बनाए जाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो 5G के आने के बाद किस तरह का वहाँ पे प्लान है, कैसे कॉमन आदमी को क्या फ़ायदा उससे मिलेगा, रेलवे में 5G को कैसे हम यूज़ करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को 5G को लॉन्च किया था। 31 मार्च 2023 तक टारगेट था 200 शहरों को कवर करना है। आपको जानकारी प्राप्त होकर बहुत खुशी होगी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ऑलरेडी 200 से अधिक शहर कवर कर चुके हैं। देश के कोने कोने में 5G का तेज़ी से डिप्लॉयमेंट चल रहा है। कई बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश में इतना तेज़ी से 5G का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। 2024 के दिसंबर तक टारगेट है करीब करीब देश का 80% एरिया कवर हो जाए। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के टेलीकॉम स्टैक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को 4G और 5G के इस साल BSNL में रोल आउट किया जाएगा। सारी दुनिया उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रही है। 2 देशों ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम अपने देश में इस टेक्नोलॉजी को लगाना चाहेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जिसका कोर है 5G, जिसका फंडामेंटल एंट्री गेट है 5G, उस पे बहुत मैसिव इस बजट में ध्यान दिया गया है। आपने देखा कि जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें पब्लिक फंड से एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसमें हर कोई जुड़ते हैं, पेमेंट सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है हमारा, उसी तरह का अब एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में। आज एग्रीकल्चर पे माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत डिटेल में इसका बिल्कुल वर्णन किया है। आने वाले दिनों में जो एग्रीकल्चर हमारा 50% वर्कफोर्स देता है, वहाँ भी जॉब क्रिएशन। तो यही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ऑटोमेटेड इनोवेशन आने से, 5G लैब्स से, जो सरकार का एक सबसे बड़ा फोकस है कि जॉब क्रिएशन हो, बिल्कुल, उसमें ये कितना एडिशन कर सकता है, ये जो नए इनिशिएटिव से? बहुत इसका अच्छा प्रभाव है। बहुत मैसिव नंबर्स में 5G के कारण मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे सकता हूँ। 5G के इन्वेस्टमेंट करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
इसमें जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, करीब करीब 40-45% अधिक जॉब क्रिएट हो रहे हैं कंपेयर टू दी 4G डिप्लॉयमेंट। तो मैसिव उसका रोल आउट है। एआई का उपयोग के बारे में आज बजट में बहुत अच्छी एक रोड मैप दिखाया गया है। एआई के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट वाला साल है 2023। चैट जीपीटी का आपने देखा होगा। तो एआई को किस तरह से हम अच्छे तरीके से अपने समाज के जीवन के हर डायमेंशन पे इसका उपयोग कर सकें, उसको देखने के लिए, समझने के लिए 4 COEs भी डिक्लेयर हुई हैं। कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, उसको और बढ़ाने के लिए आज मोबाइल, हिंदुस्तान में जितने मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं 99% हिंदुस्तान में बने हुए मोबाइल। बिल्कुल, हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं और मोबाइल। $9 बिलियन का एक्सपोर्ट हम कर हो रहे हैं। तो आज के इस बजट के पॉलिसी अनाउंसमेंट से बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़े। एक आखिरी सवाल सर, सॉफ्ट इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पे सरकार के कुछ टारगेट्स हैं। हम आपसे पूछें कि अगले 25 सालों में भारत की स्थिति, चाहे रेलवे की बात करें या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करें, कहाँ हम होंगे? अभी हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या हम टॉप 3 में आ सकते हैं? डेफिनेटली टॉप 3 में आएंगे। 2027 तक डेफिनेटली ही आएंगे, उससे मच बिफोर आ जाएंगे, काफ़ी पहले आ जाएंगे। बल्कि टॉप 3 में तो मेरे ख्याल से 2032 तक हम लोग टॉप 3 में होंगे। 2047 तक हिंदुस्तान में रेलवे का एक पूरा नया स्वरूप होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है रेलवे के लिए और टेलीकॉम के लिए और डिजिटल के लिए, उस विजन में स्टेप बाय स्टेप इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है कि जो दुनिया के आज के विकसित देशों में जो फैसिलिटीज़ हम देखते हैं उससे सिग्निफिकेंटली बेटर हो गए। अभी डावोस जब गए थे तो डावोस से ज्यूरिक ट्रेन में बैठ के आया। वंदे भारत की राइड क्वालिटी और स्विट्जरलैंड की ट्रेन्स की राइड क्वालिटी समकक्ष है। वंदे भारत एक लेवल बेटर होगा। जो एक्सेलरेशन है वंदे भारत का बेटर है। जो नॉइज़ का अंदर लेवल है बराबर है या बेटर होगा। तो हर तरीके से टेक्नोलॉजी में भारत को कौन पीछे रख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदलेगी। ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ रही थी तो उन्होंने इसकी शुरुआत में 5 जो टॉप पॉइंट्स गिनाए थे, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पक्ष था वो था ग्रीन एनर्जी। उसके ऊपर सरकार ने इस बजट में काफ़ी फोकस किया है। लिहाजा हम इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के साथ हैं। सर, ET नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। इस बजट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोकस है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। मैं शुरुआत लद्दाख से, हरियाणा जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उस पर काफ़ी फोकस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है की मुझे कर रही हैं उसमें भी इसका जिक्र किया। आपके हिसाब से किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा? किस तरीके से कंपनियों को इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इस प्रोजेक्ट्स पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रकाश, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लद्दाख इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे ऊंचे स्थानों में एक है। लेकिन लद्दाख में जो सोलर इंसुलेशन है जिससे कि सोलर एनर्जी बनती है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, राजस्थान से भी अधिक है। वहाँ सोलर इंटेंसिटी राजस्थान से भी अधिक है। तो हमारा सोलर एनर्जी जो बनेगा वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइसेस में बनेगा। तो 10,000 मेगावाट वहाँ पर हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी लगाने वाले हैं। यह प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था रेड फोर्ट से, आपको याद होगा। और ये 10,000 मेगावाट लगाने के लिए हमने ज़मीन वगैरह टाइप कर लिया, उसका सर्वे वगैरह कर लिया है। अब उतना एनर्जी को इवैक्यूएट करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम इस बजट में अनाउंस्ड है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास लगेगा। 8,400 करोड़ उसमें हम लोग सबवेंशन करेंगे, बाकी सब तो ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होगा। चूँकि वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट मिनिमम वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि सोलर इंसुलेशन हाईएस्ट है। सोलर इंसुलेशन हाई होने का एक कारण तो सन का इंटेंसिटी है, दूसरा यह भी है कि वहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा रेयर है, तो इम्पीडेंस कम होता है। यह एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में। इतना बड़ा सोलर फार्म, इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट एक जगह लगना, एक स्थान पर लगना, ये शायद ही कहीं हुआ होगा, और इतने बड़े प्लेटो पर लगना शायद ही कहीं हुआ होगा। इवैक्यूएशन चैलेंज है, यह भी एक इंजीनियरिंग मार्वल ही होगा।
हम लोग HVDC लगाएंगे, हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट कंट्रोल करंट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 800 kV HVDC, लेकिन वो भी टेक्निकली चैलेंज है रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन जहाँ तक कि एनर्जी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसमें हम दुनिया में लीडर हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी कैपेसिटी जिस तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की लगी है उतना दुनिया में और किसी कंट्री में उतना तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नहीं लगा। जितने नए नए चीज़ हम कर रहे हैं को नहीं कर रहा। एक तो ये लद्दाख का उल्लेख हुआ, दूसरा आप स्टोरेज देख लीजिए। आप देखे होंगे बजट में प्रोविज़न है 4000 मेगावाट आवर स्टोरेज का, 4000 मेगावाट आवर स्टोरेज का, एक बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट का इसका प्रावधान। या क्यों? इसलिए कि हम अब रिन्यूएबल एनर्जी को भी राउंड द क्लॉक कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हमको फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स को तो हमको राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, उसके लिए स्टोरेज चाहिए। अब उसके लिए ये व्यवस्था है बजट में। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो आपको राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, ताकि आप इलेक्ट्रोलाइजर का 3 राउंड में 4 राउंड में उपयोग कर सकें। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारे कॉम्पिटिटिवनेस को बनाएगा। और राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम अग्रणी देशों में, ये कुछ ही देश हैं जहां राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही, हम कर रहे हैं, चल ही नहीं, हम कर रहे हैं। एक बिड हम कर चुके हैं 1000 मेगावाट आवर का, एक और बिड हमने किया है 3000 मेगावाट आवर का, आइए एक और बिड होगा। तो कुल मिलाकर के एनर्जी के क्षेत्र में जो पायोनियरिंग एक्शंस है वो हम ले रहे हैं। क्योंकि बजट में हालांकि कैबिनेट ने पहले इसकी मंजूरी दी थी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के जिस इंसेंटिव प्लान की घोषणा, जो प्रस्ताव था आपका, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सरकार ने 19,700 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अब उसमें जो गाइडलाइंस आना है कि जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग की अगर हम बात करते हैं, वो कैसे दिए जाएंगे, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, वो कब तक इसकी घोषणा होगी? तो ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मोटा मोटी एक तो देंगे, हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत है। वो हमारे यहाँ अभी कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी छोटा है, 500 मेगावाट का है। हमको करीब कम से कम 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए PLI देंगे। अब वो भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए देंगे। तो एक ये हम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइजर मेन चीज़ है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। दूसरा जो हम करेंगे वो ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम ये देंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पहले 3-4 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो सके। ये ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बहुत कंपटीशन वाला चीज़ निकला है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए अगर दुनिया को अपना एमिशंस कम करना है तो एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि ऐसे स्रोतों पर आप जाइए जिससे कि एमिशंस नहीं होते हैं, CO2 एमिशंस नहीं होते हैं, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस नहीं होते हैं। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जरूरी है। अब आप स्टील बनाते हैं तो स्टील आप कोकिंग कोल इस्तेमाल करते हैं, जो कि CO2 फिर छूटता है। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, फिर CO2 रिलीज होता है। मोबिलिटी में, शिपिंग में ये CO2 इस्तेमाल होता है, ये सीमेंट में, ये सब जगह को ग्रीन करने के लिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की ज़रूरत है, जो कि हम लोग उसमें अग्रणी निकले। तो ये जो मिशन अनाउंस हुआ था पहले, तो ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्री, वो इंसिडेंटली हम ये आपको बता दें कि हमारे दुनिया में अब जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है वो दुनिया के बड़े रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में कैटेगराइज हो गई है। इसलिए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े 15-16 कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो कि वर्ल्ड लेवल के कंपनीज हैं, जो कि विदेश में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंसी इतना है। तो ऑलरेडी 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का रोड मैप वगैरह इंडस्ट्रीज़ ने, हमारे डिफरेंट कंपनीज ने तैयार कर लिया है। ऑलरेडी उन लोगों ने विभिन्न देशों में जा कर के ग्रीन हाइड्रोजन का ऑर्डर वगैरह ये बुक करना शुरू कर दिया। कॉम्पिटिटिव हो गया है, इसलिए कि अमेरिका भी इस फील्ड में कूद गया। उन्होंने अपना एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट करके कानून लाया। वो कहने को तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, लेकिन उसमें प्रावधान है ग्रीन हाइड्रोजन पर सब्सिडी देने का,
$3 पर किलोग्राम, $3 पर किलोग्राम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना है उतना वो सब्सिडी दे रहा है। ये तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। इसी तरह से कुछ दूसरे देश ने भी अपना ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का पहल लिया है, लेकिन इस सब में हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे, इसलिए कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का कॉस्ट है सबसे कम है। I'm joined by Indian Petroleum and Natural Gas Minister, Mr. Hardeep Singh Puri. Sir, pleasure talking to you on ET Now. I'll begin by saying that this budget has given a special focus to renewable energy. It has mentioned 35,000 crore allocation for green energy transition. Where this money will be spent? What are those special category where the oil marketing companies is going to spend this money? देखिए इस बजट में कई फोकस है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज वन ऑफ द फोकस। इसमें से ये 35,000 करोड़ की जो एलोकेशन, दिस इज वन सच एलोकेशन। इसमें और भी चीजें हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। ये 5 साल के लिए है। 5,000 करोड़ इसमें है आपके लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। 30,000 करोड़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके लिए। ये दिस इज अ बिगिनिंग। अभी इट इज इफ यू रीड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, दिस इज आवर जर्नी टू नेट जीरो 2070। तो दिस इज द फर्स्ट ईयर। अगले साल और होगी। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? इस समय जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस समय उनकी इंपोर्ट्स, उनकी रिफाइनिंग वो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स में। अब हम एक्सपेक्ट करें कि दे विल मेक द ट्रांजिशन एंड दे विल गो टू ग्रीन एनर्जी। अब जैसे एक हमारी कंपनी है जिसकी 11 रिफाइनरीज हैं। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने सेकंड जनरेशन एथेनॉल का प्लांट, मेकिंग एथेनॉल फ्रॉम पराली और एग्रीकल्चरल वेस्ट पानीपत में लगाया है। अभी और कंपनीज कर रही हैं, बैम्बू से बना रही हैं। तो एक ट्रांजिशन हो रही है ऑलरेडी। इसमें ये जो 35,000 करोड़ है इसमें उसको फिलिप मिलेगा और इंकरेजमेंट मिलेगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो ऑल दैट इट इज अ वेरी गुड, फील गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग बूस्ट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन पे भी फोकस है। 19,700 करोड़ का एलोकेशन है, कैबिनेट ने पहले अप्रूव किया था। ओएमसीज कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करेंगी रिफाइनरीज में, उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी? देखिए ओएमसीज भी करेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। इस समय यह माना जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है दिस इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, और हमारे टारगेट्स तो बड़े एम्बिशियस हैं। अभी मैंने पीछे यूनाइटेड स्टेट्स की जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, जब पहली बारी मेरी उनसे मुलाकात हुई वर्चुअली, तो उस समय उन्होंने कहा दैट देयर टारगेट इज 1 for 1 for 1। उसका मतलब है 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी $1 के लिए और 10 साल के लिए $1 खर्चा होगा। हमारी जो कंपनीज हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण उन्होंने ऑलरेडी अपने प्लांट्स वहां शुरू कर दिए हैं। कईयों ने तो ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिए है। एक कंपनी है जो जर्मनी को ग्रीन अमोनिया बेचेगी। MOU मैंने साइन किया सिंगापुर के मंत्री के साथ कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का वहां पे प्लांट सेटअप होगा दैट विल बी दैट विल यूज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एज ए फ्यूल फ्रॉम इंडिया। तो काम दबा के हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रीन हाइड्रोजन में हमें सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी मैं बताता हूं आपको। एक तो आपने बताया 19,700 करोड़ की हमने प्रोविजनिंग की है, बजट में भी अनाउंसमेंट थी, उसमें कैबिनेट डिसीजन भी था। उससे क्या हमें फायदा होगा? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको कॉस्ट ऑफ पावर नीचे लाना है। अगर आप कॉस्ट ऑफ और पावर ग्रीन होनी चाहिए, तो अगर हम सोलर पावर का जो पर यूनिट कॉस्ट है हम नीचे ले आते हैं, हमने ले आया, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वो 25 सेंट पर यूनिट से अब 3 सेंट पर यूनिट पे हम ग्रीन पावर बेच सकते हैं। और साथ में आपको क्लीन ग्रीन पावर के साथ आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए सो दैट वाटर से यू कैन टेक ग्रीन हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन के लिए जो 19,700 करोड़ की है दैट विल हेल्प। बाकी जो हमारी कंपनीज है दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के साथ वो को प्रोडक्शन, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो दोनों रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है। और एक और इसका कारण है, ग्रीन हाइड्रोजन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स characteristics
and nature, it does not lend itself so easily to transportation. It is much better that you create demand, you create supply at a place where there is consumption also. Otherwise, there's an additionality in transportation, etc. So a large country like India, which has a large energy requirement, which has the technological heft to produce green hydrogen, which we have demonstrated, will also become a great world hub for green hydrogen, both for production and consumption. Coming on to housing sector, the budget has made 79,000 crore allocation. मेरा सवाल ये है कि 85 लाख हाउसेस अभी भी एलोकेट होने हैं पीएम आवास योजना रूरल के तहत. Are you confident enough to meet this target, because you have to complete 3 crore construction of houses by March 2024? देखिए, जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो 3 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन हुए हैं अर्बन और रूरल दोनों में, ये टारगेट पूरा किया जाएगा. आप ये मान के चलिए, ये जो टारगेट था, ये टारगेट में अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो किसके कारण रह गई? क्योंकि महामारी के दौरान आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बहुत रिड्यूस हो गई थी. हमने अपने सारे जो टारगेट्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ दैट, इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, रूरल भी है और अर्बन भी है. और रूरल में खास करके, अगर वहां पे मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है इमीडिएटली कि कितने यूनिट्स अभी बनाने हैं रूरल में, पर मैं आपको एक चीज बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो टारगेट्स हैं रूरल में स्पेंडिंग होगी, उसमें सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको बढ़ावा मिलेगा.